हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। होपफुली आपका काम बेटा ठीक चल रहा होगा। अच्छी स्टार्टिंग आपने इस टॉपिक को दे दी होगी। कौन सा टॉपिक? ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी भी बेटा यार हम ऑल्टरनेटिंग करंट की इनिशियल स्टेजेस में ही हैं। न्यूमेरिकल वगैरह ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिए, थोड़े बहुत और करने पड़ेंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे उसमें हमने किया था एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ लिया, एसी थ्रू इंडक्टर भी कर लिया था, उसके कुछ रिजल्ट्स भी आ गए थे। एक बात अपनी बीच में रह गई थी, एसी थ्रू कैपेसिटर, यार वो भी कवर अप कर दें। उसके बाद फिर कंबाइन कर कर कर, यानी अपने पास तीन कंपोनेंट हैं, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। एसी थ्रू रजिस्टर हमने किया, एसी थ्रू इंडक्टर कर लिया, एसी थ्रू कैपेसिटर अभी कर रहे हैं। उसके बाद बेटा कंबाइंडली इंडक्टर कैपेसिटर दोनों मिला दें, रजिस्टर कैपेसिटर मिला दें, तो क्या चीज होगी। और लास्ट में फिर फाइनली तीनों चीजों को एल, सी एंड आर, एल यानी इंडक्टर, आर यानी रजिस्टर, सी यानी कैपेसिटर, तीनों को इकट्ठे मिलकर अगर एसी सर्किट में लगा दें तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। ये सब हमने डिस्कस करना है, धीरे धीरे करेंगे। देखते हैं आज कहां तक कवर अप हम कर पाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अगली हेडिंग पे आ जाओ, एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ये यार पिछली बार वाले का ही, बस ये लगा लो कि पार्ट ही बीच में फंसा हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने डाल ली यार, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर। बना लो यार एक सर्किट डायग्राम नकली सा, कि जिसमें एक कैपेसिटर लगा होगा और उसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया होगा। जल्दी जल्दी करते हुए, ये हो गया भैया कैपेसिटर, और ये इसके अक्रॉस हमने एसी सप्लाई दे दी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी हो गया, और ये जो एसी सप्लाई है ये वही ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गई जी। टारगेट कि करंट की एक्सप्रेशन क्या होगी। दूसरा टारगेट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा। तीसरा टारगेट कि जो कैपेसिटर है कितनी को ऑपोजिशन ऑफर कर देगा करंट को। तो यार E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ये अपने पास, हमने पहली लाइन वही लिख दी। लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, वोल्टेज सप्लाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे लिख दो कि वी नो, यानी कि हम जानते हैं कि इसकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है। इसकी बेसिक इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। याद करो लास्ट टाइम भी हमने बनवाई थी कि कैपेसिटर की वैसे तो बेसिक इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी वी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, सी तो कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी। बेटा डी क्यू बाई डी टी को I लिख दिया, और V सी डी वी बाई डी टी तो फिर है ही है। तो यहां से स्टार्ट करना होता है, मतलब वो तो ठीक है, एडिशनल साइड पे फिर से हमने लिख दिया I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। यहां पे बेटा वोल्टेज को फिर E से डिनोट किया हुआ है। अब इसके हिसाब से I इज इक्वल टू सी इंटू डी डी टी ऑफ V, V यानी वोल्टेज, वोल्टेज यानी E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, बहुत बढ़िया। यहां से I इज इक्वल टू ई नॉट कॉन्स्टेंट है, चलो बाहर निकाला, C तो है ही है। अब यहां पे बच गई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, यानी डिफरेंशिएशन करनी है साइन थीटा की, ये थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो भाई साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया ई नॉट, साथ में सी है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी कॉस थीटा। अब देखो अगर तो ये सिर्फ टी होता तो यहीं पे बात खत्म हो जाती। मैं बार बार बोलता हूं यार, हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं नॉन मेडिकल वालों के साथ,
तो इसलिए हर बार, चाहे मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बताते हैं यार, अगर तो सिर्फ साइन थीटा होता तो इसकी डिफरेंशिएशन ठीक है कॉस थीटा, लेकिन अगर साइन थीटा की बजाय कुछ लगा हो तो एक बार तो ठीक है कॉस 2 थीटा आनी है, साइन थीटा की कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा की कॉस 2 थीटा। बट यार अगर इसके साथ कुछ लगा हो ना, जैसे इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है 2, तो इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर इंटीग्रेशन कर रहे होते तो साइन की कॉस या कॉस की साइन वो तो होनी है, लेकिन वो जो अंदर वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये जो अंदर वाला आर्गुमेंट है इसको डिफरेंशिएट कर कर जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 थीटा को डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर साइन t होता तो cos t बोल के बात खत्म कर देते हैं, ये साइन ओमेगा t है, साइन ओमेगा t की cos ओमेगा t, तो डिफरेंशिएशन होनी थी, लेकिन ओमेगा t जो अंदर वाली आर्गुमेंट है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसका रिजल्ट ओमेगा आएगा बेटा। ओमेगा t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ओमेगा, और ओमेगा से हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां पर ओमेगा भी आएगा बीच में। ये स्टेप्स हैं बेटा, आप ध्यान देना, मैंने बोला हुआ है इस चैप्टर में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो i इक्वल टू ये बन गया ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, इस पार्ट को यानी जो ई नॉट ओमेगा सी है इसको आई नॉट लिख देता हूं, ठीक है, काम आएगा। इसको लिख दिया मैंने आई नॉट, तो यहां से क्या बना यार, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपने पास एक्सप्रेशन आ गई यार। पहले किसकी एक्सप्रेशन थी, वोल्टेज की एक्सप्रेशन अपने पास थी ही, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसकी एक्सप्रेशन ढूंढ ली हमने, करंट की भी एक्सप्रेशन ढूंढ ली। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इतना तो दोनों को देख के इसको भी सेकंड ही में मॉडिफाई कर लो, फिर सेकंड करते हैं इसको एक बार मॉडिफाई कर लेना। मैंने बोला इतना तो क्लियर है, एक साइन में एक कॉस में है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है भैया, एक साइन में होती है कॉस में होती है, तो वैसे ही साइन और कॉस में 90 डिग्री का क्या रहता है, फर्क रहता है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का तो है ही है। अब हमने चेक करना होता है कि यार लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है। याद करो इंडक्टर के केस में, आज एक बार रिवीजन भी सारी कराएंगे, ये हो जाए। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती थी, यहां चेक करना है, इतना तो क्लियर है, फेज डिफरेंस 0 तो नहीं है भाई। अगर वो भी ई नॉट साइन ओमेगा टी होता, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होता, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, जैसे रजिस्टर के केस में आया था। यहाँ पे 0 तो नहीं है, चेक करना है कितना है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना, I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। भैया साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। 90 माइनस थीटा भी होता है, लेकिन बेटा माइनस करेंगे तो यहां माइनस कॉमन आके बाहर गड़बड़ होगी, यहां पे माइनस है नहीं, पिछली बार माइनस था वो प्लस हुआ था, तो इसमें प्लस ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इसको मैंने लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, इसको मैं मानूंगा सेकंड इक्वेशन। ये करंट की एक्सप्रेशन होगी मेरे भाई, और वो ऊपर वाली वोल्टेज की एक्सप्रेशन थी मेरे भाई। तो अगर अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, कर लो आप कंपेयर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो साफ दिख रहा है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 रेडियन का, यहां कह लो कितना 90 डिग्री का। और इट इज वेरी क्लियर, करंट इज लीडिंग। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो बेटा यहां तक अगर हो गया तो इसके नीचे नोट डालना पड़ेगा। नोट में पहली बात लिखनी पड़ेगी। पहली बात क्या आएगी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that, from equation 1 and 2 it is clear that there is a
phase difference of, there is a phase difference of pi by 2 radian between voltage and current and the current leads. पाई बाय 2 का भाई फेज डिफरेंस है, करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती थी, करंट लैग करता था। यहां भाई करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। ओके जी, तो अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो इसी चीज को हम फेजर डायग्राम्स के टर्म्स में भी बेटा शो कर सकते हैं। पिछली बार भी बनाया था हमने, फेजर डायग्राम वाली बात तो चल ही रही है, तो सेम चीज को हम इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम शो कर सकते हैं। ये बनाया मैंने फेजर डायग्राम भैया, अगर करंट इधर प्लॉट कर दिया तो वोल्टेज नीचे प्लॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है और करंट लीड करता हुआ शो करना है। वी हैव टू शो करंट इन लीडिंग मोड। अगर हमने फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम में वोल्टेज इधर प्लॉट कर दी तो भाई करंट को ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा, ताकि करंट 90 डिग्री से आगे ही दिखता हुआ शो हो। करंट इज लीडिंग। अगर हम इसी फेजर डायग्राम को कुछ ऐसे बना दें, यहां पर अगर हमने वोल्टेज शो कर दी तो करंट कुछ ऐसे शो करना पड़ेगा, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस तो रखना है और करंट लीड करता हुआ शो होना चाहिए। तो भैया फेज डिफरेंस कितना, पाई बाय 2, लीड कौन कर रहा है, करंट। ओके, ये हो गया। ये नोट का भाई नंबर पॉइंट चल रहा है, ठीक है। नंबर 1 में ये लिखकर उसके नीचे क्या बन गए आपके फेजर डायग्राम बन गए। अब नोट में ही नंबर 2 पॉइंट लिखो भाई, यहीं पे करते हैं। नोट में पॉइंट नंबर 2, अब इसमें लिख लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना यार, हमने आई नॉट की वैल्यू निकाल रखी है। अगर इसको ध्यान से देखना, ये नंबर 2 पॉइंट बेटा ध्यान से सुन लेना। अगर हम पॉइंट नंबर 2 चेक करें, पॉइंट नंबर 2 में मैं लिखवा रहा हूं ये वाली इक्वेशन, तो नोट के पॉइंट नंबर 2 में लिखो भाई कि वी हैव, या ऑल्सो जो आई नोट था ना बेटा, हमने किसकी जगह पुट कर दिया, ई नोट ओमेगा सी। देखो आई नोट इक्वल टू ई नोट ओमेगा सी, या ई नोट ओमेगा सी की जगह यहां पे हमने आई नोट क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब थोड़ा सा और ध्यान से सुन लो, इसको मैं ई नोट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी करके भी लिख सकता हूं, चेक कर लो, क्योंकि ओमेगा सी फिर ऊपर चले जाएगा, इसको मैंने 1 बाय ओमेगा सी करके लिख दिया। अब अगली बात बेटा, यार करंट की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो तो V बाय आर टाइप होती है ना। करंट की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, V बाय आर टाइप। तो ये तो ठीक है, ये करंट आ गया, करंट आ गया, ये वोल्टेज है, ये भी क्या है, वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्या कर रही है यहां पर, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस हियर। अगर रेजिस्टर हो तो आर लगेगा ना, लेकिन यहां पे तो कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के केस में करंट को कितनी ऑपोजिशन मिल रही है वो ये क्वांटिटी तय कर रही है। तो मैं कह रहा हूं कि दिस क्वांटिटी, आपने ये सब लिख के यहां पे लिख सकते हो कि द क्वांटिटी कौन सी, 1 बाय ओमेगा सी इज प्लेइंग द रोल ऑफ resistance here. It is playing the role of, पूरा लिखा करो, role of resistance। ये resistance का रोल प्ले कर रही है यहां पर। That is 1 by omega c gives the opposition
ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट। 1/ωc क्या चीज है बेटा? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट। किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा, क्योंकि भैया कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय अ कैपेसिटर। अब याद करो पुरानी बातों को कि यार अगर रेजिस्टर लगा हो तो जो करंट को ऑपोजिशन ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर इंडक्टर हो सर्किट में, अकेला इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, वो जो ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट को दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहां कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो करंट को ऑपोजिशन ऑफर करता है दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो भाई ये चीज क्या है? यह है ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय अ कैपेसिटर, यानी कि ये चीज क्या है? इट इज रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, यानी कि ये एक्चुअली कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बातों बातों में हमने क्या निकाल ली? एक्सप्रेशन निकाल दी। तो 1/ωc गिव्स द ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय अ कैपेसिटर, दैट इज इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है जी, जिसको हम XC से डिनोट करते थे। यानी कि एक कैपेसिटर करंट को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है यार? अल्टरनेटिंग करंट को वो कितनी आ गई? XC आ गई। XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओके, रिजल्ट पे, रिजल्ट मेरे भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस पेज पलट के देख लो, दैट वाज ओमेगा इंटू एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज 1/ωc। तो तीनों चीजें हैं। अगर रेजिस्टर सर्किट में लगेगा तो कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा? R। अगर इंडक्टर सर्किट में लग जाएगा अल्टरनेटिंग सर्किट में तो कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा इंडक्टर? XL इक्वल टू ωL। और अगर कैपेसिटर लगेगा, ओनली कैपेसिटर, तो कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा? 1/ωc। तो दो बातें। पहली बात फेज डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस? बाय 90 डिग्री का। आगे कौन? करंट। और तीसरी बात, करंट को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा? ये 1/ωc। सो एक नई चीज हमारे लिए कि ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय अ कैपेसिटर कितनी आएगी जी? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय ωc। इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय ωc। इसको मिटा ले भाई, थोड़ी सी जगह बना ले भाई, अगली बात भी करते हैं। ओके, ये हमने मिटाया 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 1/ωc। तब तक भैया रिवाइज कर लो, आगे पीछे थोड़ा सा देख लो। ले इतनी बहुत है। ओके, तो XC इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1/ωc। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू न्यू। तो थोड़ा सा इसकी भी डिस्कशन कर लो। XC 1/ωc आ गया यार। ओके, इसका मतलब जो XC है, एक तो यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, खुद के नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना कि कितनी ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है। तो एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, वो तो चलो है ही है मेरे भाई। एक ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी है। अच्छा, जो ओमेगा होता है इट इज 2 पाई न्यू। न्यू AC की फ्रीक्वेंसी है, पता है तुम्हें। यहां से क्या पता लगता है? XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। यार याद करो, जो XL था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था। इंडक्टर के द्वारा करंट को की गई ऑपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट को। या उल्टा हो गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कई बार एग्जाम में ग्राफ बनाने को आ जाता है, बहुत बार ये बोर्ड क्वेश्चन है भाई, कि
कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन आएगी? तो क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। जितना ज्यादा करोगे उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस मिलाना नहीं है इसको, क्योंकि ये बस उसके साथ साथ थोड़ा सा चलाएंगे, यहीं तक बनाना होता है। तो दिस इज बेटा वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, उतना बढ़िया तरीके से उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अच्छा, यहीं पर एक और बात हम डिस्कस करते होते हैं कि अब बस लिखते जाओ यार सब कुछ, कि फॉर अ डीसी सर्किट, पिछली बार मैं बता रहा था, फॉर अ डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई 0। इंडक्टर वाले केस में भी हमने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब यार फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई तो जो XC होता है वो होता है 1/ωc, यानी 2 π ν c। X इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू न्यू इंटू सी। अब डीसी सर्किट में, एसी सर्किट में तो ठीक है यार, जो है फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से XC आएगा। डीसी सर्किट में यानी अगर एक कैपेसिटर को एसी नहीं डीसी सप्लाई दे दें, ये बैटरी है, तो ये डीसी को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा? अब बेटा कैपेसिटर मान लो चार्ज हो गया, जो पोलैरिटी आनी थी, ओके, स्टेडी स्टेट आ गई इसकी। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब भैया यहां पे 0 पुट कर दें, यहां पे जब तू 0 पुट करेगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी कि XC कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? बेअंत। बेअंत का मतलब क्या हो जाएगा? कि ये इसको बेहद ऑपोजिशन ऑफर करेगा जिसकी कोई हद ही नहीं है, यानी ये इसको चलने ही नहीं देगा। कहेगा भैया मैं तेरे लिए बेहद नफरत करता हूं, तेरे को फ्लो ही नहीं होने दूंगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, फ्लो ही नहीं हो सकता। यहां पे एक लाइन लिखते होते हैं हम कि अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को क्या करता है भाई? ब्लॉक ही कर देता है, मतलब उसने बस बिल्कुल ही फ्लो नहीं होने देना। इट ब्लॉक्स डीसी। तो यार जो भी रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देख लो। हमने क्या क्या कर लिया? एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर कर लिया। तीनों केसेस में फेज डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तीनों केसेस में कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेंगे ये करंट को, ये क्लियर होना चाहिए। अभी बातें स्टार्ट ही हुई हैं जी। तो यार अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। एक बार रिवाइज करा दूं, क्या क्या कर लिया यार तुमने? एक कर लिया एसी थ्रू रजिस्टर, ये रजिस्टर एसी सर्किट में लगा हुआ है। फिर क्या किया? एसी थ्रू इंडक्टर, ये इंडक्टर एसी सर्किट में कनेक्टेड है, या फिर बेटा एसी थ्रू आ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया जी आपका किससे कनेक्टेड? एसी सर्किट से कनेक्टेड है, ओके। अगर इसको एसी सर्किट में लगा रजिस्टर को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ है, कोई चेंज नहीं, इमोशनलेस। वही ऑपोजिशन, कितनी ऑपोजिशन ऑफर करनी है इसने? आर ही ऑफर करनी है, कोई मैं कह रहा हूं चेंज होता ही नहीं है। फेज डिफरेंस इसने कभी देखा ही नहीं, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 0। अच्छा, फेज डिफरेंस के साथ ना एक टाइम का डिफरेंस भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए साथ के साथ ही। देखो
फेस फाई से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई फेस डिफरेंस यानी एक्चुअली ये एंगल है ना, फाई यानी फेस डिफरेंस, एंगल यानी मेरे भाई, तो एंगल इक्वल टू ओमेगा टी है ना, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यहीं से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, थीटा को हमने ओमेगा टी बनाया हुआ है। तो अब ये भी याद रख लो, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये क्या है यार, ये रिलेशन है किस किस के बीच में, फेस डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में। ये नोट कर लो, ये भी काम की बात है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो फेस डिफरेंस तो ठीक है, हम ढूंढ ही रहे हैं ना, पहले दूसरे तीसरे तीनों केसेस में फेस डिफरेंस हमने ढूंढा ही है। इसमें फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2, इसमें भी फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। फर्क क्या है, यहां पे वोल्टेज लीड करती है और यहां पर वोल्टेज लैग करती है, यानी करंट लीड करता है, ठीक है। लीड करने वाली बात करते हैं, पॉजिटिव वाली, लैग करने वाली नहीं करते, ठीक है जी। तो बेटा अगर फेस डिफरेंस होगा यानी करंट आगे होगा या पीछे होगा, तो टाइम का भी डिफरेंस होगा ना, एंगल और टाइम के बीच में तो है ये ना फर्क, कि अगर ये साइकिल बन रहा है ऐसे कर कर, तो एंगल का फर्क भी इधर से मेजर किया जा सकता है और टाइम का फर्क भी। तो फाई इक्वल टू ओमेगा टी याद रख लो भाई, कभी कभी वो टाइम की बात कर लेता है। इस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी में, ठीक है, ओमेगा तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है, ये करंट और वोल्टेज के बीच का फेस डिफरेंस, और ये चीज क्या है, इसको कहा जाएगा टाइम लैग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टाइम लैग। सिंपल सी कहानी, अगर टाइम लैग निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, फेस डिफरेंस चाहिए, और नीचे क्या है, ओमेगा फिर है ही है। अब जैसे इस केस में फेस डिफरेंस 0 है, फाई 0 पुट कर दे तो भैया टाइम लैग यानी कि टाइम डिफरेंस वोल्टेज और करंट पे भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट आ रहा है मेरे भाई, ये 0 हो गया, और टाइम लैग भी कितना हो गया, 0 हो गया। यहां पे चेक करते हैं, अगर इसको मैं पाई बाय 2 पुट करूं तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, पाई से पाई कट जाएगा, चेक कर लो, ये कितना आ जाएगा, t बाय 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t बाय 4। सिंपल सी कहानी है भैया, यहां से यहां तक पाई था, या मतलब t था, सॉरी 2 पाई का मतलब t, यहां से यहां तक आधा हो गया, ये t बाय 2 होता है, मतलब पाई एंगल होता है, यहां से यहां तक ये उससे भी आधा हो गया, यानी पाई बाय 2 का मतलब t बाय 4 है। वैसे ही पता था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार आपको न्यूमेरिकल आएगा टाइम लैग निकाल, टाइम लैग निकाल, तो तुम कहोगे हम तो फेस डिफरेंस निकाल सकते हैं, टाइम लैग नहीं निकाल सकते हैं। भाई अगर फेस डिफरेंस निकाल सकता है तो टाइम लैग वैसे ही निकल जाएगा। फाई इक्वल टू ओमेगा टी फार्मूला आपके पास चल ही रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से मैंने शुरुआत करवाई थी, ठीक है जी। तो टी बाय 4, तो इसका मतलब इस केस में, इंडक्टर के केस में, करंट और वोल्टेज के बीच का टाइम लैग कितना है, टी बाय 4 है। पीछे कौन है, करंट, आगे कौन है, वोल्टेज। इसमें भी फिर टाइम लैग कितना आ जाएगा, t बाय 4 ही आ जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 है। तो बेटा ये सिचुएशन तुम्हें पता ही है। अब एक बात याद करो, इंपीडेंस याद है, इंपीडेंस हम पढ़ते थे, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट। ये जनरल नेम है बेटा, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट का जनरल नेम क्या था, इंपीडेंस जेड से डिनोट किया था। मैंने बोला अगर अकेला रजिस्टर है तो उसके इंपीडेंस को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ही कह देते हैं। अगर अकेला इंडक्टर है तो उसके इंपीडेंस को एक्सएल कहते हैं। अगर अकेला कैपेसिटर है तो उसके इंपीडेंस को एक्स सी कहते हैं। तो बेटा रेजिस्टर के केस में जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। इंडक्टर के केस में जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल है, एक्सएल के इक्वल, जो कि क्या आया है, ओमेगा एल। बहुत जरूरी है भैया, याद करो सारी बात, जो कि किसके इक्वल आ गया था, ओमेगा एल। कैपेसिटर के केस में
जो इंपिडेंस है वो किसके इक्वल है, एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि कितना आ गया है 1/ωc। ओके, तो ये बातें याद रखनी होंगी अगली बार स्टार्ट करने से पहले। अब अगर रजिस्टर की बात करते हैं बेटा, रजिस्टर की बेसिक इक्वेशन V इक्वल टू आई आर होती है, पता ही है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यार इंडक्टर की बेसिक इक्वेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू आई, तो आई रहेगा, आर का रोल यहां पे कौन प्ले करता है, एक्सएल। भैया रेजिस्टेंस का रोल यहां पे कौन प्ले करता है, एक्सएल, तो उसकी जगह लिख दूंगा आई इंटू एक्सएल। कैपेसिटर के केस में इसकी बेसिक इक्वेशन क्या रहेगी, V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस का रोल किसने प्ले किया था या किसने प्ले करना है, एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने करना है मेरे भाई। तो ये रिवीजन थी, इंट्रोडक्शन नहीं, ये रिवीजन थी जो अभी तक आपने कर लिया, क्योंकि मैंने अब इसके बाद अगली स्टेज की ओर बढ़ना है, इसमें कंबाइन करने वाले हैं हम। पहले मैं एल और आर दोनों इकट्ठे लगा दूंगा, एल आर सर्किट बन जाएगा। फिर आर और सी दोनों इकट्ठे लगा दूंगा, वो यार आरसी सर्किट होगा, दैट इज नोन एज आरसी सर्किट। फिर एल और सी दोनों इकट्ठे लगा दूंगा, वो हो जाएगा एलसी सर्किट। सीरीज में लगाने हैं, पैरेलल में भी लग सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ कौन से हैं, सीरीज सर्किट्स हैं, तो सीरीज में लगाएंगे दो दो की कॉम्बिनेशन। उसके बाद बेटा फाइनली तीनों को इकट्ठे लगा देंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। आज हमने दो दो वाला केस तो कवर अप करना ही है, तीनों को इकट्ठे कर देंगे, उसको कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का ही आएगा, एलसीआर सर्किट पक्का ही आएगा। ये भी भाई आएंगे, अब ये नहीं है कि ये कच्चे आएंगे, ये भी वो एज ए आर्टिकल है ना, फिर वो 3 नंबर का एज ए आर्टिकल आ जाता है, उसमें निकालने के लिए भी बहुत कुछ है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से। तो एलसीआर वाला तो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, बेस यहीं से बन रहा है, न्यूमेरिकल्स के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अगली हेडिंग डाल लो यार, एसी थ्रू एल आर सर्किट। एल और आर दोनों को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इज एसी थ्रू एल आर सर्किट। तब तक भैया एल लगाओ आर लगाओ, दोनों को सीरीज में, उसके क्रॉस एसी सप्लाई लगा दो। और लेटेस्ट कंसीडर वाली बात, वो जो लिखते होते हैं उसको लिख ही लो। ये हमने कर दिया, मैदान साफ। ओके जी, तो मैदान हमारा हो गया साफ। क्या बोल रहे थे हम, क्या लिख लो भाई, लिख लो, let us consider a series LR सर्किट। ये हो गया L, ये हो गया R, ठीक है जी। ये हो गया जी अपना सीरीज LR सर्किट, हेडिंग डाल लेनी थी, सीरीज LR सर्किट, ठीक है जी। एक L है अपने पास और एक R है अपने पास, और ये क्या है, सीरीज LR सर्किट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये L है और ये R है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो करंट तो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा, एसी हो या डीसी हो। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज बढ़ जाती है। तो करंट तो इसके थ्रू भी चलेगा आई, इसके थ्रू भी चलेगा आई। ओके, आई आई आई, ये हो गया करंट। वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाती है, दोनों इक्वली नहीं, दोनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वो मान लो वोल्टेज की एक्सप्रेशन जो है वो ई है, मान ले वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितनी लगा रखी है, ई लगा रखी है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यहां से वर्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी। ओके जी, तो एक हो गया एल, दूसरा हो गया आर। अब ये चीज क्या है, मान लो ये है वी एल। बेटा इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको वी एल कह दिया, और जो रजिस्टर के अक्रॉस हुआ उसको वी आर कह दिया।
अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं करंट को इस तरह बनाता हूं तो यहां भी इसी तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया सीरीज में है करंट, तो अब दोनों के क्रॉस क्या आना है, सेम ही आना, बना दिया। लेकिन आपको पता है रजिस्टर की वो जो वोल्टेज है वो तो सेम ही डायरेक्शन में बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस होता है, तो ये तो सेम ही होगी। लेकिन इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का होता है, वोल्टेज लीड करती है। तो वोल्टेज लीड करती है मेरे भाई, ये VL ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है जी। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज थी VL थी, दोनों के बीच में π/2 का एंगल शो होगा। अब इसका यार ओवरऑल हमें क्या बनाना चाहिए, फेजर डायग्राम बनाना चाहिए। तो हमने इसका ओवरऑल फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो ये मेरा बना फेजर डायग्राम। बेटा अगर करंट को इधर प्लॉट कर दूं तो मैंने बोला मुझे VR सेम ही डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, तो ये होगी तुम्हारी VR, ठीक है जी। ये जा रही है VR, और VL ऊपर की ओर प्लॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीड करती है। तो VL ऊपर चले गया, VR इधर चले गया, ये सिचुएशन है। अब अगली बात यार, नेट वोल्टेज, भैया DC सर्किट होता तो नेट वोल्टेज सिंपल क्या आ जाती, VL प्लस VR, क्योंकि दो पार्ट में पड़ रही है, वो आ जाती VL प्लस VR। लेकिन इसमें VL और VR एंगल पे है। अगर VL और VR सेम ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी भाई, फेस की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो VL प्लस VR आता। लेकिन यहां पे दोनों के बीच में एंगल है, तो बेटा वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ेगी। ये जो फेजर्स हैं इनको भी वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, मुझे नेट वोल्टेज चाहिए, नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज अगर मैं निकालूंगा तो VL और VR को ऐड कर रहा हूं, VL और VR को ऐड कर रहा हूं भैया, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, वेक्टर अलजेब्रा का मैंने बोला यूज होगा। तो VL और VR को वेक्टर तरीके से ऐड करूंगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर को जा रहा है। तो VL और VR का अगर रिजल्टेंट इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी नेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा ये एरो। और नेट वोल्टेज को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, E से डिनोट कर रहा हूं। किससे? E से। अब बेटा देखो, अब आप कहोगे ये E कौन सी वैल्यू है, E जो है कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। अगर इसको वर्चुअल मानोगे तो ये दोनों भी फिर कौन सी वैल्यूज हैं, वर्चुअल वैल्यूज ही हैं। नॉर्मली हम वर्चुअली लेकर चलते हैं। आप भी मान लो कि जिस वोल्टेज की, जिस नेट वोल्टेज की बात कर रहे थे, कोई इंस्टेंटेनियस तो मान नहीं सकते ना, इंस्टेंटेनियस तो हर पल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यूज कौन सी होनी है, वर्चुअल, जिसको RMS भी बोलते हैं। बेटा RMS या वर्चुअल एक ही बात है, कभी वर्चुअल मुंह से निकल जाएगा, कभी RMS निकल जाएगा। RMS वर्चुअल ही यूज होती है, तो ये RMS या वर्चुअल वैल्यू ही मान लो इसको। अगर इसको पीक मानोगे तो ये भी इंडक्टर और रजिस्टर की पीक वैल्यूज आएंगी। अगर इसको वर्चुअल मानोगे तो ये भी वर्चुअल है, यहां कह लो ये वर्चुअल है तो ये भी वर्चुअल आएगी, ये पीक है तो ये भी क्या आ जाएगी, पीक वाली यूज होगी। वो बात की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पीक है तो ये भी पीक है, अगर ये वर्चुअल है तो ये भी क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअली मान के चलते हैं, वर्चुअल ही है। खैर मैंने कुछ नहीं लिखा उस पर, V RMS एक्सेट्रा, बस E लिखा हुआ। ये नेट वोल्टेज है मेरे भाई। अब ये जो नेट वोल्टेज है, अब देख सकते हो वेक्टर अलजेब्रा का रूल लगेगा। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम, हाँ मेरे भाई, फेजर डायग्राम से क्या लिख सकते हो, नेट वोल्टेज किसके इक्वल आ रही है, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। सिंपल, VL स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बाकी तुम्हें पता ही है कि जो
इंडक्टर की वोल्टेज है VL, वो किसके इक्वल है, IXL, और जो रजिस्टर की V इक्वल टू IR है, ये तो है ही है, फिर वहां पे पुट करेंगे, करते जाओ भाई, दबादब दबादब दबादब। E इक्वल टू अंडर रूट, यह आ जाएगा I इंटू XL का स्क्वायर प्लस I इंटू R का स्क्वायर, भाई ये बन जाएगा E इक्वल टू आई स्क्वायर बाहर निकाल ले यार, I हो जाएगा अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब देख ये नेट वोल्टेज है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा नेट करंट। अब करंट तो देख नेट ही है ना, चाहे अकेले अकेले का लिख लो, आई आएगा, ओवरऑल भी क्या आएगा, आई आएगा, ये नेट करंट हो गया। V इक्वल टू आई आर होता ना, तो ये नेट वोल्टेज है, ये हो गया नेट करंट इनटू नेट ऑपोजिशन। V इक्वल टू आई आर, आई भैया नेट करंट है, तो V इक्वल टू आई आर, लेकिन R नहीं ना लगा सकते भैया, दोनों मिलकर जो नेट ऑपोजिशन ऑफर करते हैं उसको इंपीडेंस कहते हैं, इंपीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू आई आर का रोल यहां पे, अब दोनों मिलकर करंट को अपोज कर रहे हैं, तो R का रोल किसने प्ले करना है, इंपीडेंस ने। अकेला इंडक्टर होता तो रिएक्टेंस कह देते हैं इंडक्टिव, ये दो हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं तो इसको इंपीडेंस कहेंगे। तो E इक्वल टू आई जेड हो गया, यहां से I इंटू रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया, भैया I ने I को काटा, Z आ गया अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कहने का मतलब कि जी इन केस ऑफ LR सर्किट दोनों मिलकर करंट को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करते हैं, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी इंपीडेंस की एक्सप्रेशन निकाल दी हमने, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहां पे अब XL देखो, तुम्हें पता ही है L के इक्वल होता है, तो Z इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, भैया इंपीडेंस आ गया, ठीक है। अब अगली बात, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस भी चेक करना चाहिए। अब फेज डिफरेंस आप देख पा रहे हो कि ये भैया नेट वोल्टेज है, ये काली वाली, और ये नेट करंट है। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो देखो शो हो ही रहा है, फिर ये इनके बीच का क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। अब ये भी शो हो रहा है कि फेज डिफरेंस 0 तो नहीं है, ये भी शो हो रहा है फेज डिफरेंस 90 तो नहीं है, ये 0 और 90 के बीच में आ गया। रजिस्टर ने अपना रोल प्ले किया, वो कहता है यार फेज डिफरेंस कम से कम हो, इंडक्टर ने अपना रोल प्ले किया, वो कहता है फेज डिफरेंस 90 तक चले जाना चाहिए। दोनों ने कंप्रोमाइज किया, वो कहता चल 0 भी नहीं 90 भी नहीं, बीच की वैल्यू रखते हैं, तो बीच की वैल्यू आएगी, जिसका ज़्यादा जोर चलेगा उसके हिसाब से चलेगी। अगर इंडक्टर का रोल ज़्यादा होगा तो ये 90 की तरफ ज़्यादा होगा, 90 के आसपास। अगर रजिस्टर का रोल ज़्यादा होगा तो 0 की तरफ ज़्यादा होगा, 0 के आसपास होगा। इन बिटवीन ये सिचुएशन है। अब इसको यहीं से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगली बात लिख लो, फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम जी। अब फेजर डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखते हो, ये फाई है, ये चीज VL के इक्वल है और ये चीज VR के इक्वल है, तो है ये एक VL है, फिर एक क्या है VR है। तो भैया ये VR है, ये क्या है VL है। tan phi परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, देख लो फोटो में, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, VL बाय VR आ रहा है, यानी कि tan phi इक्वल टू VL की जगह उधर देखो क्या लिखा हुआ है IXL, VR की जगह इधर देखो क्या लिखा हुआ है I इंटू R, I ने I को काटा, tan phi इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R, यानी कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL बाय R, यानी इस एक्सप्रेशन से tan phi इक्वल टू XL बाय R से कभी भी फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे सीधा 90 डिग्री नहीं है ना, तो इस एक्सप्रेशन से बेटा फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी तुम्हें बताया था टाइम लैग इक्वल टू
फाई बाय ओमेगा, है ना। जो फेज डिफरेंस आएगा उसको ओमेगा से डिवाइड कर देना, वो क्या आ जाएगा आपका टाइम लैग। याद रखना यार, ये ना इग्नोर सा हो जाता होता है, टाइम लैग न्यूमेरिकल में जाके मिलता होता है, मैंने बीच में करा दिया। t इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा तो टाइम लैग भी कवर अप हो ही जाएगा। तो यार ये स्थिति है, अगर L और R मिल जाएंगे, L और R मिल जाएंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अच्छा, फेज डिफरेंस आ गया, लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, वो अब वोल्टेज ने लीड करना है बेटा, क्योंकि देखो ऊपर की ओर बना है, ऊपर की ओर ही बना ना ग्राफ। इंडक्टर अगर अकेला होता तो वोल्टेज लीड करती, पूरे 90 डिग्री से लीड करती। अब इंडक्टर अकेला नहीं है, रजिस्टर है, उसको रजिस्टर की भी बात माननी पड़ रही है। फेज डिफरेंस कम हो गया लेकिन लीड तो अभी भी क्या करेगी, वोल्टेज ही करेगी। तो जो भी फेज डिफरेंस बेटा आ गया, वोल्टेज, ये टाइम लैग है या ये फेज डिफरेंस है, वोल्टेज लीड्स वाली बात तो अब रहेगी ना। तो अब यहां पर जो भी आपके सामने है, इसमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, Z इक्वल टू अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल ओमेगा एल है। जब न्यूमेरिकल आएंगे एक्सएल की वैल्यू साइड पे बाहर निकाल लेते होते हैं, बाद में वैल्यू रूट में पुट किया करेंगे। उधर से फेज डिफरेंस आ गया, उधर से टाइम लैग आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी भाई लोगों, तो मजे आ रहे हैं, फिर करो भाई नोट, सब कुछ खींचते चले जाओ। अगली हेडिंग डाल लो, सीरीज आरसी सर्किट। आर और सी को कंबाइन करते हैं बेटा, सीरीज आरसी सर्किट। देखना उसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं यार, उसके बाद न्यूमेरिकल देखना कैसे निकलते हैं। सीरीज आरसी सर्किट, थोड़ा फास्ट। मान लो एक रेजिस्टर और कैपेसिटर आपने लगा दिए सीरीज में, ओके जी, लग गए जी। ये हो गया आर, ये हो गया सी, वही ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी वोल्टेज। खींचते चले जाऊंगा बस, ठीक है, नोट कर लेना बस, अपने आप समझ में लग जाएंगी, दिक्कत आनी नहीं है इसमें। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर है, सी है मेरे भाई। अब फिर वही बात, क्योंकि सीरीज में है तो करंट रहेगा सेम, ये रहा करंट, करंट, करंट और करंट, सीरीज में करंट रहेगा थ्रू आउट द सर्किट सेम, और वोल्टेज बंट जाएगी, वोल्टेज बंट जाएगी। तो वोल्टेज बंट गई भाई, कितनी बंट गई, इसको मिली वी आर, इसको मिली वी सी, कैपेसिटर के क्रॉस वी सी, रजिस्टर के क्रॉस वी आर, वी आर वही आई इंटू आर, और जो वी सी बेटा आई इंटू एक्स सी। जैसे वी एल जो है आई एक्सएल आया था, कैपेसिटर के क्रॉस आई इंटू एक्सी, एक्सी उसकी ऑपोजिशन ऑफ टू फ्लो ऑफ करंट है। बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद यार इसका क्या बनाना है हमने, फेजर डायग्राम बना लो भाई जल्दी से। फेजर डायग्राम बन गया भाई, फेजर डायग्राम, ये एक तरफ करंट और दूसरी तरफ वोल्टेज। बेटा जी अगर करंट को हमने इस तरह प्लॉट किया तो जो वी आर है वो तो इसी तरफ प्लॉट होगी ना। देखो पहले यहां बना देते हैं, अगर करंट हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा, तो जो रजिस्टर वाली वोल्टेज है वो तो मेरे भाई जाएगी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो कैपेसिटर वाली वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लैग करती है, वो नीचे शो करनी पड़ेगी। तो यहां पे फेजर डायग्राम में बेटा करंट अगर इस तरफ रखूंगा तो जो वी आर है वो तो ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, ये होगी वी आर, और जो वी सी है वो 90 डिग्री से पीछे शो करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट और वीसी के बीच में 90 डिग्री का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। फिर तो ये सिचुएशन हो गई, इस बार नीचे को बन गया ग्राफ। अगली बार फिर वही कि यार नेट करंट तो ठीक है वो आई ही है,
नेट वोल्टेज क्या है? नेट वोल्टेज दोनों का सम है। किसका सम है? वी आर और वीसी का सम है। वीसी हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी आर होगी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। भैया दोनों का सम करना है, लेकिन सम सिंपल होना नहीं है। सम कौन सा करना पड़ेगा? वेक्टर वाला करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल की इन्वॉल्वमेंट है। अब जब एंगल की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का सम किया, सम करेंगे वेक्टर तरीके से, वेक्टर तरीके से जो आएगा उसको रिजल्टेंट कहते हैं। ये जो चीज है ये क्या हो गई? नेट वोल्टेज हो गई। नेट वोल्टेज को हमने किससे डिनोट करना है? ई से डिनोट करना है। दोनों के बीच में बेटा अब फेज डिफरेंस दिख ही रहे हैं। फेज डिफरेंस कितना है? फाई का। भैया नीचे की ओर है, नीचे की ओर फेज डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज नीचे चली गई, मतलब फाई का फेज डिफरेंस है वो निकालेंगे अभी हम। लीड कौन करेगा? करंट लीड करेगा। फेज डिफरेंस ना 0 रहा ना 90 रहा, दोनों के बीच में आ गया कहीं पर। जिसका इफेक्ट ज्यादा चलेगा उसकी तरफ ज्यादा होगी वैल्यू। तो ये सिचुएशन भी ठीक है। अब यहां से नेट वोल्टेज निकालते हैं। नेट वोल्टेज निकालनी आती है तुम्हें। E इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे किस किस का सम करना है? वी आर और वीसी का करना है। तो वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो गया। अब बाकी सब कुछ तुम्हें दिख ही रहा होगा। वीसी की जगह आई एक्सी, वी आर की जगह आई आर, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। अगला स्टेप, इसकी जगह आई इंटू जेड। भैया बार बार क्या बताएंगे? बताया तो था पिछली बारी। जेड कहां से आ गया? जेड है नेट ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय था कंबिनेशन ऑफ आर एंड सी। आई बाहर आ गया, रूटवा के अंदर क्या बचा? एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई ने आई को काटा, जेड कितना आ गया? रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे भाई एक्सी तुम्हें पता ही है, इट इज 1 बाय ओमेगा सी। आर तो फिर आर ही है, हमारा ये आर ही है। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया जी इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। ये दोनों मिलकर कितनी ऑपोजिशन ऑफर करते हैं? रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सी की वैल्यू बताइए। तो इंपेडेंस भी आ गया बेटा। अगली बात जल्दी से फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फ्लो तो बना ही हुआ है, लिखते चले जाओ। अगली बात बेटा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन आरसी सर्किट। भाई फेज डिफरेंस के लिए tan फाई चाहिए। tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर ये है, ये किसके इक्वल है? VC के इक्वल है। बेस ये है, ये किसके इक्वल है? VR के इक्वल है। भैया देखते चले जाओ, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ऊपर आएगा VC, नीचे आएगा VR। ये VC I इंटू XC, I इंटू R, I कट गया। tan फाई इक्वल टू XC बाय R, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC बाय R। ठीक है जी। XC की वैल्यू पुट करो, जो भी आएगी 1 बाय ओमेगा सी, वो मौके की बात है, जब आएगा तब देखेंगे। यहां से बेटा जी क्या आ सकता है? फेज डिफरेंस आ सकता है। वैसे कई बार इसको कैलकुलेट करते वक्त नेगेटिव शो करते हैं। नेगेटिव मतलब नीचे की ओर है ना, नेगेटिव शो करते हैं। और मतलब XC की वैल्यू जो है ना नेगेटिव के टर्म्स में आएगी, तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव की ओर। लेकिन मैं कहता होता हूं नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ो। वो वैसे माइंड में रखो कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट ने क्या करना है? लैग करना है, वो नीचे की ओर जाएगा। तो फाई नेगेटिव सेंस में बाद में रिजल्ट में लगा देना, अगर ऑप्शंस में नेगेटिव वगैरह दे रखा हो। अदरवाइज आप नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। बस tan फाई इक्वल टू XC बाय आर या फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय आर से रिजल्ट निकालो। वो माइंड में कंसेप्ट रखो कि अगर कैपेसिटिव सर्किट आ रहा है तो करंट लैग करेगा, सॉरी करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगी, यानी वोल्टेज लैग करेगी, तो फाई नेगेटिव सेंस में आना चाहिए। वहां से फाई आ गया बेटा। यहीं से क्या निकाल सकते हो? टाइम लैग। टाइम लैग के लिए आपको बताया है, फिर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T विल बी इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यार रिजल्ट सारे के सारे अपनी
कंपाइल करते जाना, रिजल्ट्स पे रिजल्ट ही आ रहे हैं, जेड निकलते जा रहे हैं। हमने दोनों केसेस का जेड कवर अप कर लिया हुआ है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगली बात भी खींच देते हैं। इसके टारगेट्स क्या थे, ये डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम है, इसमें से निकल कर क्या आएगा, तीन बातें निकल कर आ रही हैं भैया। जेड यानी कि ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, फेज डिफरेंस और टाइम लैग। जब कल्ले कल्ले कर रहे थे तब भी वही थी, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट, उसके बाद फेज डिफरेंस और एक टाइम लैग। तो अगली हेडिंग डाल लो, सीरीज एलसी सर्किट। भैया दो दो करके कर रहे हो ना, जोड़ियां बना रहे हो, जोड़ियां, एक जोड़ी अब नहीं तो इनके मन में भी रह जाएगा हमारी जोड़ी नहीं बनी। एल और सी को भी मौका दे देते हैं। तो अगली हेडिंग आपने डाल ली, एसी थ्रू एलसी सर्किट, एसी थ्रू एल सी सर्किट। जल्दी से ये कहानी भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं कि एसी थ्रू एलसी सर्किट। मेरे भाई टारगेट बेटा फिर वही रहेंगे, एक तो ऑपोजिशन चेक कर लेंगे, चलो क्या ऑपोजिशन ऑफर होती है, दूसरा टाइम लैग और फिर तीसरा फेज डिफरेंस, या दूसरा फेज डिफरेंस तीसरा टाइम लैग। ओके, एसी थ्रू एलसी सर्किट। फिर वे बात लेट अस कंसीडर, एक एल है और एक सी है, बन गया हमारा एल सी सर्किट। एल सी कनेक्टेड टू एसी सोर्स, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ओके। फिर वही बात, सीरीज है तो मेरे भाई करंट दोनों के थ्रू क्या चलना है, आई चलना है। ओके, अब अगली बात, वोल्टेज बटेगी, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ गई वो VL आ गई, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ गई वो VC आ गई। अगर भाई करंट इस तरफ प्लॉट करोगे, इस तरफ प्लॉट करोगे, इस तरफ प्लॉट करोगे, तो वोल्टेज कैपेसिटर वाली नीचे जाएगी, इंडक्टर वाली ऊपर जाएगी, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है। उम्मीद है यहां तक क्लियर। ओके, अब इस सिचुएशन का क्या बना देते हैं, फेजर डायग्राम बना देते हैं। भाई हमने फेजर डायग्राम बनाया, ये बना फेजर, ये बना फेजर। हमने बोला अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं तो मेरे भाई VL इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि 90 डिग्री से लीड करती है वोल्टेज इंडक्टर वाली। बट एट द सेम टाइम हमारे पास VC भी है, VC मुझे नीचे की ओर प्लॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 90 डिग्री से लैग करती है। अब मेरे भाई दोनों बराबर भी हो सकती हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, हमारे हाथ में नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन चलो डिस्कशन में हमारे हाथ में है, ये अजम्पशन है VL ग्रेटर देन VC। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, VC ग्रेटर देन VL भी हो सकता है, ये मेरी अजम्पशन है। अच्छा, फिर हमने रूल बना लिया कि भैया जब भी पता ना हो इंडक्टर वाली वोल्टेज क्या माननी है, ज़्यादा माननी है। अब मैं हर बार इंडक्टर वाली ही क्या मानूंगा, ज़्यादा मानूंगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो सोचने का भी टाइम नहीं लगाना होता कि अब कौन सोचता रहेगा कि कौन सी वोल्टेज ज़्यादा रखूं, कौन सी वोल्टेज कम रखूं। सीधा पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि इंडक्टर वाली ज़्यादा माननी है, हो कोई भी सकती है। तो ये बेटा VL है, ये VC है, ये थोड़ी मैंने बड़ी बना दी, ये थोड़ी मैंने छोटी बना दी। दो ही वोल्टेजेस है, एक VL है और एक VC है। इस बार स्थिति क्या है, पहले तो VL और VC के बीच में 90 डिग्री आ रहा था, तो रूट करके कर रहे थे। अब यहां पे रूट करने की जरूरत ना पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि VL ऊपर VC नीचे, करूंगा मैं वेक्टर एडिशन ही, लेकिन उल्टे जा रहे हैं ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। जब वेक्टर एडिशन करूंगा सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेट वोल्टेज VL और VC की नेट वोल्टेज क्या आएगी भाई, VL माइनस VC।
सिंपल। तो जो नेट वोल्टेज आ गई मेरे भाई वो हो गई सिंपली VL माइनस VC। इसमें रूट रूट आएगा ही नहीं, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री का एंगल है ना, माइनस हो जाएंगे। ओके, अब बड़ा कौन था? बड़ा था VL, छोटा था VC। तो जो नेट वोल्टेज मेरे भाई आई वो ये आ गई ना, यहां से लेकर यहां तक लगा ले चल, ये आई है नेट वोल्टेज, ये VL माइनस VC, यहां से लेकर यहां तक ये नेट करंट है, ये नेट वोल्टेज है। और आप देख पा रहे हो कि जो नेट वोल्टेज है और नेट करंट है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना? π/2। अगर भाई नीचे वाली बड़ी होती तो भी फेज डिफरेंस कितना आता? π/2 ही आता। तो फेज डिफरेंस सीधा ही निकल गया, टाइम लैग सीधा ही निकल गया। बाकी फिर वही बात कि जो VL है वो IXL है, जो VC है वो I इंटू XC है। VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू I इंटू XC। तो यहां पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो करूंगा E इक्वल टू VL की जगह IXL, IXC, E की जगह I इंटू जेड लिखते हैं, पता है तुम्हें, I बाहर आ गया, XL माइनस XC, I कट गया, जेड आ गया, XL माइनस XC, XL माइनस XC। तो यार ये आ गया आपका ऑपोजिशन ऑफ टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, XL माइनस XC। XL ओमेगा L है और XC 1/ωc है। सब डिस्कस हो रहा है, आगे भी और करते रहेंगे। अभी पहले अपने रिजल्ट कंपाइल करो। अभी आपकी क्या चल रही है? कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स चलवा रहा हूं आपकी। तो Z इक्वल टू आ गया यार XL माइनस XC। ओके, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। उसके बाद यार फेज डिफरेंस वो तो निकला पड़ा है π/2, फेज डिफरेंस π/2 है। अच्छा, वोल्टेज लीड करेगी कि करंट लीड करेगी, इस बात पे डिपेंड करता है। अभी मैंने VL ग्रेटर देन VC बोल रखा है, तो इंडक्टर का इफेक्ट मैं ज्यादा मान के चल रहा हूं, तो इस डायग्राम के हिसाब से तो करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। यहां पर तो देखो वोल्टेज लीड्स वाली स्थिति में ही है। लेकिन अगर बेटा कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा चलता है, यानी कि VC माइनस VC ग्रेटर देन VL होता, तो नेट नीचे आता, तब करंट क्या करता? लीड करता। वोल्टेज क्या कर जाती? लैग कर जाती। टाइम लैग तुम्हें पता ही है, π/2 का मतलब T/4। ठीक है, टाइम लैग हो गया T/4। तो यार काफी कुछ हो गया। आज के लेक्चर में हमने AC थ्रू कैपेसिटर किया, चलो उसके रिजल्ट्स आ गए। उसके बाद हमने AC थ्रू LR कर लिया, उसके बाद LC भी कर लिया, RC भी कर लिया। तो जो भी रिजल्ट्स है ना, इनको एक बार क्या करो, एक ही जगह पर कंपाइल करो। इजी है इजी है इजी। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल करने हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, नहीं तो लेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। वैसे कंटिन्यूटी में ही अगला टॉपिक है अपना, कंटिन्यूटी में अगला टॉपिक है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहे हैं। और पूरा LCR, एक्सक्लूसिवली LCR पे ही एक लेक्चर बन जाना है अपना। तो नेक्स्ट वी विल डू AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट। सीरीज में लगा देंगे हम L, C और R को। बाकी इसके रिजल्ट्स आए गए हैं। न्यूमेरिकल आपने स्टार्टिंग की हुई है, न्यूमेरिकल करते चले जाओ। जो नहीं हो रहे, मतलब अगले टॉपिक पे भेज दें, उनको छोड़ते चले जाना। असाइनमेंट आपको भेज दी हुई है, DPP भेजी हुई है, अपना न्यूमेरिकल करते चले जाओ। आज तक के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।